हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर एग्जाम्स में आता है, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर डिग्री एग्जाम्स हो। तो इसको हम बिल्कुल अच्छे से पूरी डिटेल में करेंगे, लेकिन बहुत ही इजी मेथड में, सबसे इजी वे में करेंगे हम। आज WTO को हर एक चीज़ कवर करेंगे, कैसे तो ये एग्जिस्टेंस में आया और क्या इसके फंक्शंस है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज WTO? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO इज अ रेगुलेटरी बॉडी दैट डील्स विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस एट अ ग्लोबल और नियर ग्लोबल लेवल। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे ग्लोबल लेवल पर डील करती है किसमें? रूल्स ऑफ ट्रेड, जो कि डिफरेंट नेशंस के बीच में होते हैं और एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है। यानी कि जो भी ट्रेड से रिलेटेड रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगी, उसमें ऑपरेट करती है, उसमें डीलिंग करती है और एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है, यानी कि उसको रेगुलेट करने का काम करती है। डिफरेंट नेशंस, ग्लोबल लेवल पर डिफरेंट नेशंस होते हैं, वो आपस में जो ट्रेड करेंगे, जो भी इनके डिस्प्यूट्स होंगे या फिर जो अरेंजमेंट्स होंगी, सबको डील करेगी क्या? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और एक बॉडी है रेगुलेटरी बॉडी, यानी कि रेगुलेट करने वाली बॉडी। इट्स अ फोरम फॉर गवर्नमेंट्स टू नेगोशिएट ट्रेड एग्रीमेंट्स। इट्स अ प्लेस फॉर देम टू सेटल ट्रेड डिस्प्यूट्स। यानी कि WTO में ट्रेड रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो झगड़े होते हैं डिफरेंट नेशंस के बीच में, उसको सेटल करने का काम करता है। इट ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ ट्रेड रूल्स। WTO रिप्लेस गैट इन 1995। यानी कि WTO ने गैट को रिप्लेस किया 1995 में। तो हमें WTO समझने के लिए पहले गैट को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। तो गैट क्या था, इसको देखते हैं। ओरिजिन्स ऑफ गैट। व्हाट इज गैट? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसको कई जगह ऑफ की जगह ऑन भी पढ़ लेते हैं, तो सेम ही है, जनरल एग्रीमेंट्स ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। The prolonged recession before the World War II and the devastation caused by the World War II led to the Bretton Woods Conference। यानी कि 1930s में जो अमेरिका में रिसेशन हुआ था, उस रिसेशन का इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे हुआ था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस करी, डिवेस्टेशन हुआ, जिसकी वजह से एक कॉन्फ्रेंस हुई, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस नाम इसका क्यों हुआ? क्योंकि ब्रेटन वुड्स जगह पर हुई, जो जगह थी उसका नाम था ब्रेटन वुड्स। इस कॉन्फ्रेंस में क्या बात हुई कि जो ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज थे, क्योंकि रिसेशन के बाद ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हार्म हुआ था, ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट को, ना तो ट्रेड हो रहा था, ना ही लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट थी। तो हवाना में विंटर्स के टाइम पे 1947 टू 48 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें 53 नेशंस एग्री हुए थे और उन्होंने साइन किया था इस चार्टर पर। किसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए? ITO की, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 53 नेशंस एग्री हुए थे कि वो ITO को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और उन्होंने चार्टर पर साइन कर दिए, जिस चार्टर को हम हवाना चार्टर भी बोलते हैं। कब हुआ था ये? जो कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी उसके अंदर 1947 टू 48 के बीच में। 53 नेशंस ने तो साइन कर दिए थे, लेकिन 56 नेशंस के साइन होने थे, तो 3 नेशंस ने साइन नहीं करे। उन 3 नेशंस में से एक जो था वो था यूएस। यूएस एक सुपर पावर थी और अभी भी है, तो उसके मना करने की वजह से ITO कभी भी एस्टेब्लिश हुआ ही नहीं। द US कांग्रेस डिड नॉट रेटिफाई द हवाना चार्टर। यानी जो चार्टर था जिस पर 53 नेशंस ने साइन किए थे, उसमें से US कांग्रेस ने तो साइन करे ही नहीं, with the result that the ITO never came into existence। और क्योंकि US कांग्रेस ने साइन नहीं किए, तो ITO कभी भी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं, जिसकी वजह से हमने गेट लाया। ठीक है, तो US कांग्रेस ने साइन नहीं किए, उसकी वजह से ITO नहीं आया। साइन क्यों नहीं किए उसने? क्योंकि US चाहता था कि जैसे दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर US में हैं, वैसे ही WTO का हेडक्वार्टर भी US में हो, जो कि नहीं हुआ और वो जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब जो हम पढ़ेंगे कि गेट कैसे फॉर्म हुआ, कि गेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। होना तो ITO का था, लेकिन हो गया गेट का। क्यों? क्योंकि US कांग्रेस ने साइन नहीं किए थे हवाना चार्टर पर। 53 नेशंस ने सिर्फ एग्री हुए थे, वो इस बात के लिए एग्री हुए थे 53, लेकिन 23 नेशंस उस टाइम प्रेजेंट हुए थे जब
जेनेवा में जब ये गेट एस्टेब्लिशमेंट में आया, 23 nations agreed to continue extensive tariff negotiations for trade concessions at Geneva. जेनेवा किधर है? स्विट्जरलैंड में, which were incorporated in a general agreement of tariffs and trade. यानी कि 23 nations fully agree थे गेट की एस्टेब्लिशमेंट के लिए. दिस वॉज साइंड ऑन 30th अक्टूबर 1947. जो ये साइन कब हुए थे? 30th अक्टूबर को 1947. वहाँ पर 23 नेशंस ने साइन कर दिए थे. लेकिन फोर्स में कब आया? 1 जनवरी 1948. 1 जनवरी 1948 जब इन 23 नेशंस के अलावा बाकी नेशंस ने भी साइन कर दिए, उस टाइम ये फोर्स में आया. वैसे तो साइन 30th अक्टूबर को हो गए थे, लेकिन फोर्स में ये 1 जनवरी 1948 से आया. तो the General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, is neither an organization nor a court of justice. अभी हमने पढ़ा WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड बेसिस पर काम करती है. तो गेट क्या है? गेट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये क्या है? एग्रीमेंट है. इट इज़ neither एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस है. ये सिंपली एक मल्टीनेशनल ट्रीटी है जो कि अब 80% से भी ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड को कवर करती है. ये थी कैट की फॉर्मेशन. अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कैट कि कैट के अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स रखे गए. ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, की बिना किसी भेदभाव के ट्रेड किया जाए. स्टेबल बेसिस ऑफ ट्रेड, यानी किसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी ना हो. फॉरेन एंटिटीज ट्रीटेड सेम एज डोमेस्टिक एंटिटीज, यानी कि जो जेनेवा के आसपास की एंटिटीज है वो क्या है? डोमेस्टिक है. फॉरेन यानी जैसे इंडिया की हो गई, तो इंडिया को भी उतनी ही प्रेफरेंस दी जाए जैसे कि डोमेस्टिक एंटिटीज को दी जाती है, उनको भी सेम ट्रीट किया जाए. कंसल्टेशन, एक इसका प्रिंसिपल था कंसल्टेशन, यानी कि एडवाइस प्रोवाइड करना. ओपन डिस्कशन कर सके, अगर किसी भी नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है कोई भी, उनको उसके रेजोल्यूशन के लिए वो डिस्कशन कर सकती हैं, यानी कंसल्टेशन प्रोवाइड करता था. प्रोटेक्शन ओनली थ्रू टैरिफ और प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, यानी प्रोटेक्शन ओनली थ्रू टैरिफ और प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि सिर्फ टैक्स से हम कंट्रोल कर सकते थे ट्रेड को, किसी भी तरह की क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी. मीन्स कि सिर्फ टैक्स के थ्रू हम ट्रेड को कंट्रोल कर रहे थे, किसी भी तरह की क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी. यानी कि कितनी भी क्वांटिटी में आ सकते थे, 20 उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, लेकिन जितनी भी क्वांटिटी आएगी उस पर टैरिफ लगेगा. ये पॉलिसी थी गेट की. इसे हम क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं. एक होती है क्वालिटेटिव, ये क्या है? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, जो कि इसने प्रोहिबिट करी थी. किसी भी तरह की क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई थी, सिर्फ टैरिफ होता था. टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस होती थी गेट के प्रिंसिपल्स में. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गेट के? क्या थे ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से गेट एस्टेब्लिश हुआ था? क्या है? टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल कंट्रीज इन इंटरनेशनल मार्केट फॉर ट्रेडिंग. जितनी भी कंट्रीज इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग कर रही है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए. टू इंक्रीज द इफेक्टिव डिमांड फॉर रियल इनकम ग्रोथ एंड गुड्स. टू मिनिमाइज टैरिफ्स ऑन ट्रेड फॉर इंश्योरिंग म्यूचुअल बेनिफिट, यानी किसी एक कंट्री का बेनिफिट ना देखकर म्यूचुअल बेनिफिट देखा जाए सभी का. टू प्रोवाइड प्रॉपर सॉल्यूशन टू द डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड. डिस्प्यूट सेटलमेंट इसका मेन ऑब्जेक्टिव था. टू इंश्योर अ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स इन द वर्ल्ड एज ए होल. पूरे कंट्री का एक लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो. ये किसका ऑब्जेक्टिव था? गेट का. गेट राउंड्स, अब कुछ राउंड्स हुए थे गेट में. वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ 8 राउंड था, तो हम सबको सिर्फ ब्रीफली देखते चलेंगे कैसे क्या क्या हुए थे. फर्स्ट जो राउंड हुआ था वो हुआ था जेनेवा में 1947 में, जिसमें 23 नेशंस ने पार्टिसिपेशन किया था. सेकंड हुआ था NC 1949, 30 नेशंस में. टर्की 1950, 38 नेशंस हुए थे. फिर जेनेवा में, नेक्स्ट भी जेनेवा में, उससे नेक्स्ट भी जेनेवा में, फिर हुआ था टोक्यो जापान. ये 7th राउंड तक था. 8th राउंड जो हुआ था वो हुआ था यूरोपीय राउंड 1986 टू 1993, जिसमें 123 नेशंस ने पार्टिसिपेशन किया था. इस 8th राउंड के बाद ही WTO का फॉर्मेशन हुआ था. तो जो 8th राउंड है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट राउंड है, क्योंकि इसी में गेट को कन्वर्ट कर दिया गया था WTO में. यूरोपीय राउंड पैकेज, जो 8th राउंड था उसको हम पढ़ते हैं. अब यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे अलग से भी एक क्वेश्चन आ सकता है. द 8th
was known as Uruguay Round 1986-1993 and 123 countries participated in this round. इसमें 123 countries ने participation किया था. The final act was signed by 12 countries. जो फाइनल एक्ट था वो सिर्फ 12 कंट्रीज ने ही साइन किया था, जिसमें इंडिया ने भी साइन किए थे, जिसे हम डंकिल एग्रीमेंट भी बोलते हैं. इसी की वजह से WTO एग्जिस्टेंस में आया. कब? 1 जनवरी 1995. वो 1948 में आया था और ये 1995. एक कोट है, इससे निकल कर आता है चाइल्ड बिकम्स अ पेरेंट एंड पेरेंट अ चाइल्ड. यहाँ पर चाइल्ड क्या है? यहाँ पर ये चाइल्ड जो है वो है गेट. गेट किसका चाइल्ड था? ITO का, क्योंकि ITO बनना था लेकिन बन गया गेट. अब गेट की जगह क्या बन गया? WTO. तो चाइल्ड गेट था, यानी कि गेट चाइल्ड था किसका? ITO का, लेकिन अब वो पेरेंट बन गया किसका? WTO का. यानी और पेरेंट है चाइल्ड, और गेट खुद किसका चाइल्ड है? ITO का. तो एक वोट कैसे आए? चाइल्ड बिकम्स अ पेरेंट एंड पेरेंट है चाइल्ड. गेट से WTO आया और WTO किससे आया? गेट से. गेट किससे आया? ITO से. ITO गेट WTO, ये प्रोसेस था. तो ऐसे करके ये चाइल्ड बिकम्स अ पेरेंट एंड पेरेंट्स अ चाइल्ड. अब WTO क्यों आया? गेट में कुछ कमियां रही होंगी, तभी गेट को रिमूव करके हमने WTO को एक्सिस्टेंस में लाया गया. तो क्या कमियां थी, क्या क्रिटिसिज्म थे गेट के, वो देखते हैं. प्रॉब्लम्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ जनरल रूल्स, स्लो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म. हमने ये तो पढ़ लिया कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी थी इसकी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, ये इसका क्रिटिसिज्म है. लेस बेनिफिट्स फॉर द LDCs. LDCs क्या है? लेस डेवलप्ड कंट्रीज. उनको लेस बेनिफिट मिलता था. जो डेवलप कंट्रीज थी जैसे अमेरिका, जापान, इनको ज़्यादा मिलता था, और जो लेस डेवलप थी उनको कम मिलता था. नो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी. कोई इन्फोर्समेंट अथॉरिटी नहीं थी. क्वांटिटेटिव ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस तो इसमें थे ही नहीं. प्रोहिबिशन था ना, ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा कि प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस. सिर्फ टैरिफ, यानी कि सिर्फ टैरिफ्स के थ्रू ट्रेड डिसाइड होता था. किसी भी तरह के क्वांटिटेटिव ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं थे. फॉर्मेशन ऑफ रीजनल ग्रुप्स, यानी कि अलग अलग रीजन्स में ही कुछ ग्रुप्स बनने लगे थे, वो भी इसका क्या था? क्रिटिसिज्म. इन सब क्रिटिसिज्म के चलते ही WTO आया था. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO, कि WTO की एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई? The WTO is the embodiment of the Uruguay Round results and a successor to the General Agreement on Tariffs and Trade. जो WTO है वो सक्सेसर है. सक्सेसर का मतलब आगे लेकर चलने वाला. उसने आगे बढ़ाया है किसको? गेट को. गेट को ख़त्म करके WTO एग्जिस्टेंस में आया था. गेट इज रिप्लेस्ड बाय WTO. The WTO was established on 1st January 1995. India is one of the founder members of the WTO. As we already discussed, the WTO is an intergovernmental organization that regulates international trade. ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करती है. अब इसकी फैक्ट फाइल अगर हम पढ़ें कि क्या क्या इसमें फैक्ट्स है, कब इसकी फॉर्मेशन हुई, क्या इसका टाइप्स है, वो देखते हैं. फैक्ट फाइल ऑफ द WTO. फॉर्मेशन कब हुई? 1 जनवरी 1995. टाइप किस तरह की है? ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. WTO क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड. ये इम्पोर्टेंट है. इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड. मेंबरशिप 164 मेंबर स्टेट्स. अभी तक इसकी जो अप टू डेट है 164 मेंबर्स हैं. ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है? इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश. पर्पस किस लिए बना था ये? रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स ऑफ ट्रेड. ये इसकी फैक्ट फाइल थी WTO की. जब भी WTO का क्वेश्चन आता है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसकी फॉर्मेशन, टाइप, हेडक्वार्टर्स, इन सब के बारे में जानना. तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, फैक्ट फाइल ऑफ द WTO. अब हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द WTO, कि WTO में कैसे कैसे कौन कौन सी बॉडी काम करती है. फर्स्ट ऑफ तो इसमें इन मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस होती है, जनरल काउंसिल होती है, जिसके अंदर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के अंदर जनरल काउंसिल होती है. इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं. 2 बॉडी होती है इसके अंदर, एक तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एंड सेकंड वन इज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी. फर्दर इसके 4 पॉइंट्स हैं. द कमेटी ऑन T&D एंड D&D, गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल
एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल। ये स्ट्रक्चर है WTO का। बस इसमें हमें देखना है ब्रीफली कि क्या क्या इसमें होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। अब गेट के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, उसको रिप्लेस करके WTO आया। तो क्यों आया? कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो गेट के थे उन्हीं को फर्दर ही आगे सक्सेस करेगा, क्योंकि गेट के बाद बना है WTO, तो आधे ऑब्जेक्टिव्स तो इसके गेट वाले ही होंगे। फर्दर इसमें कुछ ऐड होएगा WTO में। टू सेट एंड इन्फोर्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी गेट में था। टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर नेगोशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन, कि ट्रेड को हम लिबरलाइज कैसे करें, कैसे फ्रीडम लाए ट्रेड में, इसके लिए भी फर्दर नेगोशिएटिंग और मॉनिटरिंग की गई। टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स, अब ट्रेड डिस्प्यूट्स तो गेट में भी सॉल्व होते थे, लेकिन उसका क्या क्रिटिसिज्म था, उसमें स्लो होते थे, काफ़ी स्लो मैकेनिज्म था, वो उसका क्रिटिसिज्म था, जो इसका ऑब्जेक्टिव बन गया WTO का। जो कमी गेट के अंदर थी, इसने उसको अपना ऑब्जेक्टिव बना लिया और बोला कि हम फास्टली ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे। टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, to cooperate with other major international economic institutions involved in global economic management। अदर का मतलब जो दूसरे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि ट्विन सिस्टर कौन है? वर्ल्ड बैंक और IMF, उनके साथ भी कोऑपरेट करना। किसको? WTO को। टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज बेनिफिट फुली फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, ये क्रिटिसिज्म था गेट का कि उसमें LDCs को फुली बेनिफिट नहीं मिलता था। तो ये इसने अपना ऑब्जेक्टिव बना लिया कि हम लेस डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं या जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसको बेनिफिट देंगे, फुली बेनिफिट देंगे ट्रेडिंग सिस्टम से। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। फर्दर कुछ टॉपिक इसके रह गए WTO के, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप कि यहाँ तक अच्छे से, हमने ज़्यादा डीप इसके अंदर नहीं गए, लेकिन जितना किया बहुत आसानी से और बहुत ही इजी मेथड में किया। होप कि समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।